जब दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में डूबी हुई थी, उस समय एक रोशनी पूरब से निकली, अल-ख्वारिज़मी के रूप में। आपका पूरा नाम था अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। वो 9वीं सदी के महान मुस्लिम वैज्ञानिक थे जो बगदाद के हाउस ऑफ विजडम यानी ज्ञान का घर में काम करते थे। अल-ख्वारिज़मी ने सबसे पहले जैब्र अलजबरा का सही ढंग से सिस्टम तैयार किया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, जिसका मतलब है जैब्र और संतुलन के हिसाब की किताब। आज हम अलजबरा को जिस रूप में पढ़ते हैं उसकी नींव अल-ख्वारिज़मी ने ही रखी थी। इतना ही नहीं, आज जो शब्द हम बहुत सुनते हैं एल्गोरिदम, वो भी उन्हीं के नाम से निकला है। आज के कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सिस्टम्स में जो लॉजिक और प्रोसेस काम करता है उसे एल्गोरिदम कहते हैं, और इसकी शुरुआत भी अल-ख्वारिज़मी ने ही की थी। उन्होंने गणित, मैथ, जियोग्राफी और खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने उस समय का सबसे सही नक्शा बनाया और पृथ्वी का साइज भी हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ बताया। आज की डिजिटल दुनिया में चाहे वो बैंकिंग हो, इंजीनियरिंग हो या मोबाइल टेक्नोलॉजी, हर जगह कहीं न कहीं अल-ख्वारिज़मी का विज्ञान आज भी काम आ रहा है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसी सोच जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। अल-ख्वारिज़मी, एक नाम जो भले ही इतिहास का हिस्सा हो गया हो, लेकिन उसका ज्ञान आज भी जिंदा है। अल-ख्वारिज़मी का ज्ञान आज भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज हम एक रियाजीदा, एक साइंसदा के बारे में जानते हैं जिसको कहा जाता है द फादर ऑफ अलजबरा। ये कौन है फादर ऑफ अलजबरा और उन्होंने क्या काम अंजाम दिया है, क्या कारनामे अंजाम दिया है, जिसकी बिना पर आज हम एक उन पर डिस्कशन छेड़ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं और कई कुछ किताबें उन पर लिखी गई है। चलिए हम इसको देखते हैं, कौन है फादर ऑफ अलजबरा। तो आपके जहन में कुछ नाम आना शुरू हो गए होंगे और सोचने लगे होंगे कि कौन हो सकते हैं, कुछ को मालूम भी होगा। तो चलिए नाम देखते हैं। उनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी। उनको ख्वारिज़मी से जाना जाता है, ज्यादा जो मशहूर है वो अल-ख्वारिज़मी से मशहूर है। तो उनका नाम क्या है? असल नाम उनका अबू अब्दुल्ला है, ठीक है। तो उनको अल-ख्वारिज़मी से पहचाना जाता है। अब हम आज समझने की कोशिश करेंगे, मालूम करेंगे अल-ख्वारिज़मी के उन कारनामों को। ये उनकी एक तस्वीर है जो आपके सामने यहाँ पर है, अल-ख्वारिज़मी की, जो हमने नेट से लिए है। ये भी उन्हीं की एक तस्वीर है। चलिए अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी के बारे में मजीद कुछ बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उनकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने जो दो साइंसदानों के बारे में देखा है, जाबिर बिन हय्यान और इब्न सीना के बारे में, तो उनके मुतालिक उनकी पैदाइश और उनके बचपन के दौर के बारे में काफी कुछ चीजें हमको समझने को मिली, पढ़ने को मिली। लेकिन ये जो अल-ख्वारिज़मी है, इनके बचपन के बारे में, इनके इब्तदाई जमाने के बारे में, इनकी पैदाइश के बारे में कोई बातें नहीं मिलती है, बहुत कम बात मिलती है। सिर्फ एक बात हमको ये मिली है कि वो 700 ईस्वी में अल-ख्वारिज़मी में ख्वारिज़्म में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ख्वारिज़्म एक इलाका है जो अभी मौजूदा जमाने में जो उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के जो इलाके हैं, वहीं पर ये जो है एक हुकूमत थी। पहले एक इलाका था ख्वारिज़्म के नाम से, वहां इनकी पैदाइश हुई 780 ईस्वी में। इसके अलावा उनकी पैदाइश और इब्तदाई दौर के बारे में कोई बातें नहीं मिलती है। तो अभी हम उनके बारे में ये बात जानने के बाद आ जाते हैं, मजीद तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नक्शा लिया हूँ, आप समझ गए होंगे कि ये किस इलाके का नक्शा है। आपने फौरन पढ़ने की कोशिश भी की होंगी। ये सल्तनत ख्वारिज़्म का नक्शा है, वो भी कब का? 1190 से 1220 ईस्वी का। तो ये उस जमाने का, यानी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये किस इलाके का। ये जो है अभी ये मौजूदा पाकिस्तान है और ये जो भारत दिखाई दे रहा है, गुजरात का इलाका, ये भारत है। यानी भारत से ये जो है इस तरफ के है, आपको एक अंदाजा होगा, इसलिए हमने ये ख्वारिज़्म का वो आपके सामने नक्शा रखा है। अब हम आ जाते हैं अल-ख्वारिज़मी, जहां से उनके बारे में मालूमात हमें मिलती है तफसील के साथ, उसी पर आ जाते हैं। बगदाद का जो इलाका है, इराक का जो एक कैपिटल था बगदाद के इलाके में अल-ख्वारिज़मी के बारे में काफी कुछ चीजें हमको मालूम पड़ती है। वो बगदाद गए और बगदाद जाने के बाद जो है उनको वहां पर उन्होंने अपना इल्मी सफर जारी रखा, वो बैतुल हिकमा से वाबस्ता हो गए। वो जो दौर था जब अल-ख्वारिज़मी वहां पर गए, बगदाद गए, तो अल-मामून का दौर चला। अल-मामून जो खलीफा हारून रशीद के जो हैं फर्जंद थे, ये भी एक खलीफा थे, अल-मामून के नाम से मशहूर है। तो इनका दौर चल रहा था और इनके दौर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इल्म और उसकी तरक्की को
उरूज पर पहुंचा दिया, बुलंदी पर पहुंचा दिया। और उनके ज़माने में इतने सारे इल्मी काम हुए, इतनी तहकीकात हुई, इतने ट्रांसलेशंस किए गए लातीनी ज़ुबान और जो यूनानी ज़ुबान के बेशुमार जो है तराजिम तैयार हो गए। खुद हिंद से भी कई चीज़ें जो है, हिंद की भी कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर तर्जुमे की गई अल-मामून के ज़माने में। तो इनका जो दौर रहा है वो हम ये कह सकते हैं कि इल्मी तौर पर काफ़ी जो है तरक्की का दौर था। उस ज़माने में कई कुतुब खाने, कई जो है अलग अलग तरह के मकाती मदारिस और जामियात तामीर की गई। बगदाद जो था ये उनका कैपिटल था, दारुल खिलाफा था। तो उस दौर में बगदाद में ये गए और वहाँ चूंकि तालीम और इल्म को बड़ी अहमियत हासिल थी, बड़े बड़े अहले इल्म वहाँ पर मौजूद थे, कई साइंसी रिसर्चेस की जा रही थी, रसदगाहों में जो है जो सितारों सैयारों पर स्टडी की जा रही थी, इल्म फल्कियात हासिल किया जा रहा था। वहां पर ये पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपने इल्म को जारी रखा। जब ये वहां पर अपना इल्मी सफर जारी रखे हुए थे तो उनको अल-मामून को जब उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उनको अपने दरबार में बुलाया और दरबारियों में शामिल कर लिया। चूंकि अल-मामून जो है अहले इल्म का बड़ा कदरदान, वो इल्म वालों की बड़ी अहमियत समझता था, उनकी कदर करता था। तो उसने उन्हें जो है बुलाया और अपने दरबारियों में जो कई बड़े बड़े उलमा उनके साथ अल-मामून के साथ मौजूद थे, उसने जो है इनको भी शामिल कर लिया अल-मामून ने। यहाँ पर वो एक दरबार से वाबस्ता हो गए। जब वो दरबार से वाबस्ता हुए तो उनकी इल्म की अहमियत का अंदाजा हुआ दरबारी को, और खुद खलीफा अल-मामून को भी जो है उनकी इल्म की अहमियत का अंदाजा हुआ, उनकी कदर उनको मालूम हुई और उनके जो दिलचस्पी है इल्म के मैदान में वो उनको समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैतुल हिकमा था, बगदाद का जो बैतुल हिकमा था, जिसको द हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं, तो उसका जो उनको इंचार्ज बना दिया। यहाँ पर खलीफा हारून रशीद के जमाने में क्या था कि वहां पर वो एक बड़ा कुतुब खाना था सिर्फ, और वहाँ कई मुख्तलिफ शोबेजात की किताबें होती थी। लेकिन अल-मामून के जमाने में सिर्फ वो कुतुब खाना नहीं रहा, सिर्फ वहाँ किताबें नहीं रही, बल्कि मुख्तलिफ फील्ड्स में लोग जो है वहाँ पर इल्मी तहकीकात करने लगे। मुख्तलिफ उलमा की जो है निगरानी में वहाँ पर इल्मी तहकीकात होने लगी और कई तराजीम तैयार किए जाने लगे। गोया कि वो एक तरह से एक एकेडमी बन गया। जिस तरह से आज साइंस की एकेडमी वगैरह होती है, मुख्तलिफ एकेडमीज होती है, उसी तरह से उस जमाने की बहुत बड़ी एकेडमी बन गई बैतुल हिकमा। तो वहाँ उनको जो है उसका इंचार्ज बना दिया गया, सुपरवाइजर उनको बना दिया गया और उनकी निगरानी में आप बैतुल हिकमा चलने लगे। तो बैतुल हिकमा में उन्होंने बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। वहां पर कई जो अहले इल्म थे, उलमा जिनको कहा जाता था, वो उनकी निगरानी की, उनके साथ जो है कई साइंसी तहकीकात किए, कई रियाजी पर काम अंजाम दिए, कई किताबें उनके ज़माने में लिखी गई, उन्होंने कई तराजिम करवाए। तो और फिर इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक रसदगाह में भी वो जाकर जो है फल्कियात पर वो स्टडी करते, वहां पर वो उसको समझते, मुशाहिदे करते और उस पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा। चलिए हम जो है आते हैं असल उनके कारनामों पर कि उन्होंने जब इतना वक्त अहले इल्म के दरमियान गुजारा और बैतुल हिकमा में उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी का वक्त वहां पर इल्म हासिल करने में लगा और उसके तजुर्बात और मुशाहिदात और तहकीकात में अपने वक्त को सर्फ किया। तो कौन से कारनामे अंजाम दिए कि आज हम उनके बारे में समझ रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है उनके कंट्रीब्यूशंस को समझना जरूरी है आज के दौर में। अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए कि अल-खारिज़मी वो है कि जिसके बगैर ना तो अभी हम ये वीडियो बना सकते थे, ना आप उस मोबाइल पे जो है वो वीडियो देख पाते, और ना कंप्यूटर होता, कुछ बच्चे लैपटॉप पर देख रहे हैं वो होता। और ये जो गेम कभी कभार आप जो गेम खेल लेते, नहीं खेलना चाहिए, वो उससे कम ही रखे तो अच्छा है। तो वो जो गेम के जो जितने बेस है, बेसिक उसूल है, ये सारी चीजें, ये मॉडर्न दौर, ये पूरी साइंस और जो टेक्नोलॉजी जो वजूद में आई है, इसकी बेस में, इसकी बुनियादों में अल-खारिज़मी के कारनामे छुपे हुए। अल-खारिज़मी के कंट्रीब्यूशंस के बगैर ये सब अधूरा है। आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स अल-खारिज़मी के बगैर अधूरा था। अभी जो है जो कुछ अभी हम उनके बारे में तफसील से देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। उनकी एक बहुत अहम किताब है जो कई बरसों तक पढ़ाई जाती रही, आज भी उससे लोग इस्तेफादा करते हैं। उस पर जो है उन्होंने, वो कौन सी किताब है, जरा यहाँ नाम देखो। उनकी सबसे मशहूर किताब जिसकी बिना पर वो फादर ऑफ अलजबरा कहलाए, वो किताब का नाम है अल-मुख्तसर फी हिसाब अलजबरा वल मुकाबिला। ये किताब का नाम, उनकी किताब का नाम। उसको इंग्लिश में जो उसका जो नाम दिया गया उसको इंटीग्रेशन एंड इक्वेशन प्रोसेसेस ऑफ कैलकुलम। तो ये उनकी किताब है जिसमें उन्होंने बहुत अहम चीजें पेश की। आज जो अलजबरा आप पढ़ते हैं, इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो ये सब उन्होंने उस जमाने में उसको पेश किया। जो रियाजी के बुनियादी उसूल जो आप पढ़ते हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम के जो उसूल पढ़ते हैं आप, ये उसूल उन्होंने उस जमाने में बयान किया।
और रियाजी की पूरी बुनियादें उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो है उसको पेश किया, उस वक्त बताया। इसमें और भी अहम चीजें उन्होंने बताई, मैं आपको जो है उनकी कुछ अहम बातों का तज़किरा करता हूँ। जो हिंदू अरबी अददी निज़ाम और सिफर का तारुफ कराने में उनका एक बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने हिंदी के जो आदात थे और अरबी के आदात उसको मिलाकर और सिफर के तारुफ को उन्होंने अरबी में जो है अरब में उसको बहुत ज्यादा मशहूर किया, मुतारिफ करवाया उन्होंने इस्लामी दुनिया में उसको। और जो जदीद अददी निज़ाम जो न्यूमेरिकल सिस्टम बना हुआ है वो उसकी तरक्की में जो है उनकी इस काम का जो है बहुत बड़ा रोल है। जो अभी आप न्यूमेरिकल सिस्टम देखते हैं, पूरा अददों का पूरा सिस्टम देखते हैं, आदात का इल्म आपने 5वीं 6वीं में भी पढ़ा होगा, तो उसमें जो है उसकी तरक्की में जो कलीदी रोल है, की रोल जिन्होंने प्ले किया है, वो उनकी किताब है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और आज के तमाम कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल आलात जो कुछ है, ये सब में जो है उनके उन उसूलों को जो है अप्लाई किया जाता है, तब जाकर ये सब चीजें बनी है। इसके साथ एल्गोरिथम के बारे में भी आपने सुना होगा। एल्गोरिथम का जो तस्वुर है उसको समझ लीजिए कि उन्होंने क्या चीज उस बारे में बयान की। अल-खारिज़मी है ना, उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम की इस्तिलाह बनी है। आपने जो आप मैथमेटिक्स में उसको पढ़ते हैं, और इस एल्गोरिथम की बिना पर जो है कंप्यूटर साइंस में किसी भी मसले को हल करने के मुनज़्ज़म तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उसके इस्तेमाल करने में मदद करता है। आज के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एल्गोरिथम बुनियादी हैसियत रखते हैं, और गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स भी उन्हीं उसूलों पर मबनी है जो उसूल अल-खारिज़मी ने पेश किया था। उसी पर जो है आज के गूगल सर्च इंजन, फिर आज के जो है कई कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर भी उसी पर जो है डिपेंड करते हैं, वहां से वो चीज हासिल हुई। और ये जो कुछ आप रियाजी में जो कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतना कुछ रियाजी कई इसमें आगे बढ़ गया, इंजीनियरिंग आ गया इसमें, तो ये सब में अगर आप मालूम करोगे, तफसील में जाओगे, अभी आपकी एज के हिसाब से आप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह जो है कितनी डेप्थ में जो चीजें गई है मैथमेटिक्स में, उसमें बुनियादी रोल जो है अल-खारिज़मी की कारनामों का है, उनकी किताब का है, जो किताब के बारे में मैंने आपको बताया। और साइंस में जो तरक्की हुई है, ये पूरा मॉडर्न दौर जो तैयार हुआ है, ये मॉडर्न दौर जो है खारिज़मी की कई तहरीरों का नतीजा है, जो इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली आई। आप बोलेंगे सर आप तो बोल दे रहे पूरे मॉडर्न दौर के बारे में बोल रहे। हाँ, काफी तब्दीली आई, साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े चेंजेस अल-खारिज़मी के कारनामों की वजह से, उनके तहकीकात की वजह से। फिर इसके साथ साथ सिर्फ उन्होंने अलजबरा और साइंस पर ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जुग्राफिया और फल्कियात पर भी काम किया। उनकी एक किताब है सूरतुल अर्द, तो इस किताब में उन्होंने जो उस जमाने में उन्होंने इस किताब में 500 शहरों के महले वकू लोकेशंस, वो शहर कहाँ मौजूद है, 500 शहरों के बारे में कि कौन सा शहर कहाँ मौजूद है, उनके वहां फिर दरियाओं के बारे में, पहाड़ों के बारे में, समंदरों के बारे में, जजीरों के बारे में तफसील से बयान किए, उनकी मालूमात दी है पूरी, और उसके नक्शे भी बयान किए। तो ये एक बेहतरीन जुग्राफिया अदाबित है, तो इनके ये किताब भी काफी मशहूर है। उन्होंने ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है कि आज तक जो है फिर नक्शे बनाने का भी सिलसिला शुरू हो गया, और ये चीजें बहुत आगे बढ़ी। इसके साथ साथ उनकी एक किताब है रस्म रिबा और मामूर, ये जो किताब का नाम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये किताब भी उन्होंने जुग्राफिया और फल्कियात पर लिखी है। ये किताब भी जुग्राफिया और फल्कियात पर लिखी गई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब वो जो किताब अल-जब्र वल मुकाबला है, अल-खारिज़मी की बहुत मशहूर किताब है, जिसके बारे में अभी हम काफी देर से देख रहे थे। तो ये जो किताब है, इसमें कौन कौन सी बातें बयान की गई है, मैं थोड़ा मुख्तसर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें विरासत और वसीयत के शोबे में ये सबसे अहम किताब है, उसकी तफसील यहाँ पर बयान की गई है, किस तरह से विरासत की तकसीम होनी चाहिए, वसीयत की अदायगी कैसे होना चाहिए, और मुताल्लिका माली मामलात को कैसे हल किया जा सकता है, उसकी तफसील से उन्होंने बातें बयान की। और ये वो किताब है जिसकी वजह से इस्लामी फिक़ह में इल्मुल फ़राइज़ यानी इल्म विरासत की तरक्की में जो है एक बड़ा इनकी किताब का जो है रोल रहा है। इसके साथ साथ इस किताब में करेंसी के तबादले, एक्सचेंज जो होता है ना, तो उसके मसाइल के हल भी बयान किए गए, और उन्होंने कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उस जमाने में जो उनको फेस करना पड़ रहे थे उस वक्त की हुकूमत में, उस वक्त के लोगों को, तो उसको भी उसमें बयान किया गया। इसके साथ साथ उस किताब में रोजमर्रा के माली और तिजारती मामला जैसे विरासत, तिजारत, खरीदो फरोख्त और खास तौर पर करेंसी के तबादले के तरीके, ये सब तफसील से है। और उस वक्त के तिजारती निज़ाम में ये जो है रियाजी के इत्तलाक की बुनियाद बनी ये किताब। तो आपने इस बात को याद रखना है कि वो किताब जो है सिर्फ चंद एक चीजें नहीं थी, बल्कि बेशुमार चीजें उसमें है, जिसकी बिना पर वो इतने, वो जो अल-जब्र है, अल-जब्र, इसी की बिना पर जो किताब का अल-जब्र है ना, ये किताब में जो है ये जो अल-जब्र है, इसी को
इसी से अलजबरा बना। जो आप अलजबरा ज्योमेट्री पढ़ते हैं और पूरा एक सब्जेक्ट बन गया, जिसको आप 9 से शुरू होता है आपको, तो आप आगे तक पढ़ते हैं, बहुत तफसील से उसमें पढ़ते हैं, इक्वेशंस और नंबर्स के बीच में। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इक्वेशंस और नंबर्स नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि ये दरअसल एक मंतिक पर डिपेंड है, सब एक लॉजिक पर डिपेंड है, इसके दरमियान में एक लॉजिक है। तो उन्होंने काफी, आप जब उस किताब को पढ़ेंगे या उस किताब के कुछ आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मिलेगा उसको पढ़ेगा तो आपको काफी मजा आएगा। तो ये अलजबरा की बुनियाद उन्होंने रखी और वो इस बिना पर फादर ऑफ अलजबरा कहलाए। चलिए आखिर में जो है उनके बारे में, हम उनके बारे में बहुत तफसील में नहीं गए क्योंकि उनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं। जो अहम चीजें थी आपके लिए वो मैंने लिया। फिर उनका इंतकाल कब हुआ, तो 850 ईस्वी में बगदाद में उनका इंतकाल हुआ और बगदाद में ही उनकी तदफीन की गई। इनके बारे में एक और अहम बात जो मैं आपको बता देता हूँ। अल खारिज़मी के 3 दोस्तों के बारे में भी हमें मालूमात मिलती है, अहमद बिन खतीर अल फरगानी, फिर अहमद बिन अब्दुल्ला अल मरूजी और अबू अली इब्न रिबात तिब्री। ये 3 दोस्तों के बारे में उनके मालूम होता है और तीनों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है, तो ये बहुत मशहूर शख्सियत थी और इनके अपने कई कारनामे हैं। इन्होंने अपने कई कारनामे अंजाम दिए, जोग्राफिया में और जो है साइंस में इनकी कई तहकीकात है और उसमें अल खारिज़मी को शामिल कर लीजिए। तो ये 4 लोगों का जो ग्रुप आपको दिखाई देगा, तो ये बेहतरीन जो है सलाहियत के हामिल, बेहतरीन इल्म वाले और कई तहकीकात उन्होंने की, कई किताबें उन्होंने लिखी। और जाहिर सी बात है जो किताबें लिखी तो वो गैर मामूली किताबें, वो छोटी मोटी किताबें नहीं है, एक मामूली सी किताबें नहीं, आम किताबें नहीं, बल्कि ऐसी किताबें जो आज तक भी जो है जिसको पढ़ा जाता है। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनना चाहिए जिसके तस्करे दूर तक हो, देर तक हो और जिनके कारनामे और जिनकी तहकीकात याद रखी जाए। जाहिर सी बात है हमारा अपना भी एक फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे अपने भी दोस्त होते हैं, तो ऐसे दोस्त बनना चाहिए। दोस्तों ने आपस में मिलकर ऐसा कुछ तय करना चाहिए कि वो ऐसी मिसाल बन जाए। फिर याद किया जाए तो कारनामों से याद किया जाए, तहकीकात से याद किया जाए, लिखी गई किताबों से याद किया जाए, दुनिया को पहुंचाई जाने वाली जो नफे हैं, फायदे हैं, उससे याद किया जाए, है ना। तो आप जो है ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाए जो इस तरह के कारनामे अंजाम दे और बड़े कारनामे अंजाम। चलिए ये लेक्चर तो खत्म हो रहा है, जरा हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या आपने कोई प्लान बनाया है? जाहिर सी बात है आपने इल्मी सफर शुरू कर दिया है, तालीमी सफर आपका शुरू हो गया है, कोई 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में, अलग अलग क्लासेस में आप लोग होंगे, तो आपने सफर तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या मंजिल आपने तय की है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या कुछ करना है, मेरी मंजिल क्या है? प्लान आपका है कुछ? अगर नहीं है तो सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। अगर आपका प्लान नहीं है तो आपकी मिसाल उस शख्स की जैसी है जो ट्रेन में बैठा है, लोग उससे पूछ रहे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। इस तरह से लोगों के सवाल का जवाब दे तो ऐसा ना हो जाए कि आपसे पूछा जाए कि आपका प्लान क्या है, आपकी मंजिल क्या है। आप तो 7वीं 8वीं क्लास में आ गए, 9वीं में आ गए, 10वीं में आ गए, आगे क्या प्लान है, आपकी मंजिल क्या, तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा सा प्लान बनाइए, ऐसा प्लान बनाइए जिसमें एक चीज बिल्कुल हो, वो ये कि आप इस इंसानियत को, इस दुनिया को, इस मिल्लत को, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट करने वाले, आप क्या ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम देंगे जिससे पूरी इंसानियत फायदा उठाए। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए आपके प्लान में, आपका टारगेट, आपका हदफ, है ना। तो आप बनाइए प्लान और प्लान बनाने के बाद ये चीज जरूर उसमें शामिल रखें। और जब आप प्लान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है तब्दीली जरूरी होगी, रोजाना के माहौल में तब्दीली, इल्म हासिल करने के तरीके में तब्दीली, दोस्तों में भी हो सकता है तब्दीली लाना पड़े, है ना, माहौल में तब्दीली लाना पड़े, आदतों में तब्दीली लाना पड़े, सोच में तब्दीली लाना पड़े, है ना, तरीकों में तब्दीली लाना पड़े, बहुत सारी चीजों में तब्दीली लाना पड़ती है। तो आपने अगर प्लान बनाया और प्लान में आपने एक बड़े मकसद तय कर लिए तो फिर तब्दीली लाइए, तब्दीली जरूरी है और काम शुरू कर दीजिए। अगले साइंसदान आप होंगे आज से कई 100 साल बाद, फिर आपकी तहकीकात को याद कीजिए। और ये वो चीज है जो इंसान को 1000 साल जिंदगी दिलाती है। ऐसे आप सोचेंगे कि मैंने 1000 साल जीना चाहिए तो नहीं जी सकते, लेकिन आपके काम आपकी उम्र को बढ़ा देते हैं। भले ही आप 60, 65 साल, 55 साल में दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन आपकी जिंदगी, वो जो जिंदगी होगी वो तब्दील हो जाए। इसी बिना पर हम आज 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल पहले के लोगों को भी याद कर रहे हैं, है ना, उनके कारनामों को याद कर रहे हैं। तो ये आपके इल्मी शौक की बिना पर हो सकता है, आपकी सोच की बिना पर हो सकता है और आपके जज्बे की बिना पर हो सकता है। आज ही तय कीजिए, आगे शुरू कर दीजिए, अगले साइंसदान आप होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।